हेलो स्टूडेंट, तो दिव्य लक्ष्य में आपका स्वागत है। हम जो है 10th के 2025 के एग्जाम के महत्वपूर्ण सवाल जो है लेकर के आए हुए हैं साइंस के। ये जो सवाल हैं 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे 10th बिहार बोर्ड के, उनके लिए बहुत ही उपयोगी सवाल हैं। और ध्यान से देखेंगे, 1 बाय 1 जो है हम साइंस के एक सवाल को डील करने वाले हैं। ये जो सवाल है अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो एक के साथ हम 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव और कराते जाएंगे, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और उससे जो है आप एग्जाम में बेहतर कर पाए। तो थोड़ा गौर से देखिएगा। सबसे पहला जो सवाल है वो है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसमें है कि ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण 2-3 तरह का हमारे पास दर्पण है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, ये जो अवतल दर्पण है अगर देखे होंगे तो हमारा जो है अवतल दर्पण कुछ इस तरह का होता है। और इसका जो फोकस दूरी है पोल से जब हम लोग मेजर करते हैं तो नेगेटिव साइड चल के मेजर किया जाता है ऋणात्मक में, तो इसका फोकस दूरी जो है नेगेटिव होता है। अगर उत्तल दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसका जो फोकस जो है वो इमेजिनरी होता है, जो कि अंदर होता है, दर्पण के साइड में ही होता है। और इधर राइट साइड चल के पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का जो है धनात्मक होता है, दिस इज पॉजिटिव, जबकि ये जो होता है वो निगेटिव होता है। और समतल दर्पण अगर बात किया जाए समतल दर्पण का, कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो ये इन्फिनिटी होता है। इसको आप बता नहीं सकते हैं कि नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनफाइनाइट होता है ये। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल, तो अगला जो सवाल है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है, पढ़े होंगे कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। दैट मीन्स एफ जो होता है वो r/2 होता है। तो एफ जो है r/2 हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ जो संबंध है वो आधा का संबंध है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में ढूंढिए कि f बराबर r/2 है क्या, तो दिस इज f इज इक्वल टू r/2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन बी है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन जो है वो बी है, और इस ये आपका ये बी ऑप्शन नंबर है, ये बी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें अगला सवाल, तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आंख जब रंग बिरंगी संसार हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक जो है आंख के बारे में पढ़ना है। उसमें बताया गया है कि सबसे न्यूनतम जो है हमको देखने के लिए सबसे कम से कम जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। तो सबसे लोवेस्ट डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। और एक मिनट ये जो है, हाँ, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 25 सेंटीमीटर का होता है। आंख से 25 सेंटीमीटर पे हम लोग जो है कम से कम न्यूनतम देख पाते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, आगे अगर हम लोग चले तो श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको अगर ध्यान से हम लोग देखें तो इसमें एक सवाल नहीं ढेर सारा सवाल करा जा सकता है। कि अगर ये प्रिज्म है, अब प्रिज्म से अगर हम व्हाइट लाइट को गुजार रहे हैं तो ये जो लाइट है यहाँ पे 7 कलर्स में बढ़ जाती है, सब अलग अलग रंग में यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और जिसकी तरंगदैर्घ्य जितनी ज्यादा रहेगी वो उतना ही कम झुकता है। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा रहेगा, तो लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा होता है, तो लाल प्रकाश सबसे ऊपर आता है, रेड जो होता है वो सबसे ऊपर आता है। और सबसे नीचे जो है वो बैगनी कलर का होता है, दैट मीन्स वायलेट, वो सब बैगनी कलर होता है, बैगनी। तो यहाँ से अगर हम लोग कहें तो कह रहा है सवाल की गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकने का मतलब क्या है कि यहाँ से कम कौन बेंट हो रहा है, तो यहाँ से सबसे कम जो बेंट हो रहा है वो लाल हो रहा है, तो दैट मीन्स इसका आंसर होना चाहिए लाल प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है, मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसा होता है। रेटिना किस तरीके का जो है इमेज बनाता है, तो आभासी और सीधा, जी आभासी नहीं बनाता, वास्तविक और उल्टा, यस वास्तविक और उल्टा बनाता है। तो हमारा आंख जो है वो रियल इमेज बनाता है। हम लोग जानते हैं कि जो वास्तविक इमेज होता है, रियल इमेज होता है, वो नेचर में कैसा होता है, वास्तविक होता है, क्योंकि उसको स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। और रेटिना एक तरह का स्क्रीन है। और दूसरी चीज क्या है कि वो उल्टा होता है, रियल हमेशा रियल इमेज उल्टा ही बनता है। तो दैट मीन्स ये रियल जो है वास्तविक और उल्टा बन रहा होता है, तो बी ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही जवाब होगा। आगे चले तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का जो रंग होता है, आकाश हम लोग जब देखते हैं तो उसका रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और इनमें से कोई नहीं। तो आकाश में जो नीला रंग दिखता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आकाश में जो है बहुत सारे धूल कण मौजूद है, बहुत सारे छोटे छोटे कण मौजूद है। तो जैसे ही प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में आती है तो आने के बाद क्या होता है कि इस धूल कण से जो है
वो टकरा करके अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर जाती है। अब अलग अलग डायरेक्शन में वो विकिरणित होकर के जो है वहां पर पूरी तरह से चारों तरफ फैल जाती है। हमारा आंख का एक ऐसा मतलब गुण है कि स्कैटरिंग कलर में सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे ज्यादा होता है हमारा, ठीक है, बैंगनी कलर का होता है, नो डाउट। लेकिन बैंगनी कलर में और ये आसमानी कलर में, इन दोनों में जो है सबसे पहले आसमानी प्रिसीव होता है सबसे पहले आंख को, इसीलिए जो है नीला ब्लू कलर नजर आ रहा होता है। दैट मीन्स स्काई जो है हमारा ब्लू नजर आ रहा होता है ड्यू टू द फंक्शन ऑफ यहाँ पे प्रकीर्णन और आंख का फंक्शन, दोनों को मिला देते हैं, इस तरह से हमें दिखाई देने लगता है वो। नेक्स्ट जो है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? कौन सा दर्पण है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग, क्या समतल दर्पण? जी नहीं, समतल दर्पण हम लोग जानते हैं बहुत बढ़िया से। इस समतल की क्या प्रॉपर्टी है कि जितना बड़ा साइज रहेगा ऑब्जेक्ट का उतना ही बड़ा इमेज का साइज रहेगा, तो इससे तो बड़ा बनेगा नहीं। अवतल दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो हाँ, अवतल दर्पण बना सकता है। अवतल दर्पण जो है वो बड़ा इमेज बना सकता है। अगर ध्यान से हम लोग देखें कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु को अगर हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रख दें तो इसका इमेज जो है सी और एफ के बीच बनता है, तो यहाँ बड़ा बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है बोला नहीं है कि हमें वास्तविक बनाना है या काल्पनिक बनाना है, तो यहाँ भी रख सकते हैं। और कहाँ रख सकते हैं? तो इधर रख सकते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रख देते तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बड़ा बनेगा जो दर्पण के पीछे होगा। तो इसका जो आंसर है वो अवतल दर्पण बिल्कुल सही होगा। अच्छा, उत्तल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और छोटा बनाएगा, मतलब आभासी से नहीं है, मतलब है कि छोटा बनाएगा, तो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, इस वजह से जो ये आंसर नहीं होगा। तो अवतल दर्पण जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के ठीक करने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो अगर निकट दृष्टि दोष हमको हुआ है, मतलब निकट वाली चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, उसको हमें ठीक करना है, दूर वाली चीजें देखनी है, तो उसके लिए हम लोग जो है कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं जी, अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अगर दूर देखना है, नजदीक के सिर्फ दिखाई दे रहा है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दृष्टि दोष का थोड़ा सा समझ लेंगे। दृष्टि दोष में जो लिखा रहता है वही दिखाई देता है, तो निकट वाला अगर लिखा है तो निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला देखने में दिक्कत है। और अगर दूर दृष्टि दोष लिखा हुआ है तो दूर वाला दिखाई देगा और निकट देखने में दिक्कत है। तो अगर यहाँ हमको ठीक करना है तो वहां पे क्या होगा कि अवतल लेंस का उपयोग कर रहे होते हैं। और अगर निकट दृष्टि दोष में अगर हम बताएं तो निकट दृष्टि दोष में हो क्या जाता है कि जो हमारा आंख है, ठीक है, वो उसकी जो लेंस है, वो लेंस की जो पावर है वो पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट मीन्स फोकल लेंथ जो होता है बहुत डिक्रीज कर जाता है। इसका उल्टा जो है, अगर हम लोग दूर दृष्टि दोष में बात करें तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र का जो लेंस है वो बिल्कुल ही लेंस पतला हो जाता है, मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाता है और पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इसके कारण जो है हमारा ये दोष उत्पन्न होता है। इसको ठीक करने के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले तो निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? कि विद्युत धारा है, इसको कौन बताता है? पहला गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर और वोल्टमीटर। तो अगर इन तीनों में अगर हम देखें तो जनरेटर, आप जानते हो कि जनरेटर से क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की मशीन है, उत्पन्न किया जाता है। वोल्टमीटर क्या करता है? ये वोल्टेज मापता है, ठीक है, तो ये वोल्टेज को मापता है, ये मापता है तो वोल्टेज मापेगा। अच्छा, मोटर क्या करेगा? मोटर तो एक तरह का मशीन की तरह काम कर रहा है, जो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन बचता है? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है छोटा सा, ठीक है, ये क्या करता है कि किसी परिपथ में हम लोग लगा देते हैं, जी से इसको सूचित करते हैं, अब परिपथ में लगा करके देखते हैं कि इससे जो है इसमें धारा फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग चले तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम जो है प्रतिपादित करने वाला साइंटिस्ट का नाम है। सबसे पहले ये समझे कि दाएं हाथ का अंगूठा नियम है क्या। मान लेते हैं कि ये मेरा दायां हाथ है और उस जो है अंगूठा का नियम क्या कहता है, तो फ्लेमिंग जो एक साइंटिस्ट है, तो फ्लेमिंग जी ने जो है दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों का नियम दिया है। ठीक है, दाएं हाथ के नियम उन्होंने क्या कहा कि यदि आप मान लीजिए कि अपने दाएं हाथ के ये जो बीच वाला अंगूठी है, ठीक है, दैट इज मिडिल फिंगर है, और ये जो है तर्जनी उंगली है, इस तर्जनी उंगली को अगर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रखें और ये जो है अगर विद्युत धारा के दिशा में रखे, तो ये जो चालक को चलाने की दिशा में रखें, तो ये उंगली जो है वो बताएगा कि विद्युत धारा किस तरफ बहा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो ये जो है फ्लेमिंग वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, अगला है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक तो ऑब्जेक्टिव सवाल है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा इसमें? ओम होगा? नहीं, ओम तो प्रतिरोध का होता है। ठीक है,
दिस इज प्रतिरोध। अगला एम्पियर, तो एम्पियर तो विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा। अगेन कूलम, तो कूलम किसका होता है, कूलम हो गया आवेश का, तो ये आवेश का मात्रक हो गया। तो बचा कौन, वोल्ट, तो वोल्ट जो है वो विभवांतर का सही मात्रक होता है। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो कौन सा संयोजन करना होगा। दो तरह का संयोजन होता है। अगर संयोजन की अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके का संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम, और एक जो है समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम किसको बोलते हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोध को एक पॉइंट पे दो प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है लाइन टू लाइन। तो ऐसे अगर प्रतिरोध जुड़ रहे हैं एक पॉइंट पे केवल दो, तो उसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। और अगर दोनों प्रतिरोध के दोनों छोर अगर आपस में कनेक्ट हो गए तो इन दोनों को बोला जाता है समांतर क्रम, कि ये दोनों कौन से हैं, समांतर क्रम में है। तो अगर श्रेणी क्रम में हम लोग पढ़े हैं कि श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला होता है समतुल्य प्रतिरोध का, वो दोनों जुट जाता है। R1 और R2 अगर मान ले तो R1 प्लस R2 हो जाता है। अब अगर मान ले समांतर क्रम में तो यहाँ 1/R इक्विवेलेंट लिखते हैं, और दैट मीन्स 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, अगर R1 R2 हम प्रतिरोध मान लें तो। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि दोनों डायरेक्ट ऐड हो रहा है, जबकि यहाँ पर अगर देखें तो रिवर्स एडिशन है, और फिर उसका अगर हम लोग देखें तो ये जो वैल्यू है वह घट जाता है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध बढ़ जाता है, समांतर क्रम में जो है प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो चुंबकीय बल रेखाओं की प्रवृत्ति होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की प्रवृत्ति कैसी होती है, काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग देखें तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक तरीके का काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है, वास्तविक हो नहीं सकती, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ये चुंबक है अगर, तो इस तरीके से अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मतलब ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, तो इसके आजू बाजू जो है बाहर बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से बिखरी हुई हैं। ये हम लोग सपोज करते हैं और ये बनाते हैं ऐसा एक तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन, या कहिए एक तरह का फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए ये एक काल्पनिक रेखा खींच रहे होते हैं, नॉट फिजिकल रेखा नहीं होता है। तो दैट मीन्स कि ये जो वास्तविक रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखा है, चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, एक होता है किलोवाट और एक होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। तो किलोवाट किसका मात्रक है, या किलोवाट क्या होता है और किलोवाट घंटा क्या होता है। तो वाट जो होता है, वाट, अगर वाट की अगर हम लोग बात करें तो वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, चाहे कोई सा भी शक्ति हो, तो वाट शक्ति का मात्रक है। और जैसे ही वाट के साथ टाइम से गुना हो जाता है, तो वाट के साथ जैसे ही समय से गुना हो जाएगा तो ये जो ऊर्जा का मात्रक बन जाता है, किसका मात्रक बन जाता है, ऊर्जा का मात्रक बन जाएगा। तब यहाँ पर देखिए वाट है, ये भले ही किलो लग गया है, तो किलो लग गया तो उसका वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है, 1000 से गुना हो जाएगा, तो डेट मीन्स 1 किलोवाट रहेगा तो 1000 वाट लिख देंगे। लेकिन जैसे ही घंटा से गुना होगा तो वो क्या बन जाएगा, ऊर्जा बन जाएगा। तो डेट मीन्स ये है कि ये जो है किलोवाट आवर अगर बोला जा रहा है कि किसका मात्रक है, तो किलोवाट आवर जो है ऊर्जा का मात्रक है। पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा जो है अगर हम लोग देखें यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा, तो डेट मीन्स 1000 यहाँ पर आपका वाट हो जाएगा, और इसमें जूल में आंसर देना है, डेट मीन्स इनटू वाट है, तो किलोवाट को वाट में बदल, यहाँ पे किलो को हटा दिए, दैट मीन्स इतना वाट हो गया, इनटू आवर, तो 3600 जूल कर लिया यहाँ पे, तो 3600 जूल, और दोनों को गुना आप करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, जो कि ऑप्शन आएगा सी। तो सी जो ऑप्शन है 1 किलोवाट बराबर कितना जूल, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल आएगा। अगर इन दोनों को हम गुना कराएं तो 3 और 2 पावर बढ़ जाएगा, एक पावर और यहाँ पे पॉइंट देकर के लाए हैं, दैट मीन्स 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल आएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। अब दो तरह का ऊर्जा होता है, ठीक है, एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा, एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा। तो अगर अनवीकरणीय ऊर्जा की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर अनवीकरणीय ऊर्जा, दो तरह का ऊर्जा होता है अनवीकरणीय ऊर्जा। तो अगर अनवीकरणीय ऊर्जा की हम लोग बात कर रहे हैं, एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा, तो वैसा ऊर्जा जिसको जो इनवर्स में खत्म ही ना हो, या जिसको रिवर्स किया जा सके, आसानी से वो खत्म विलुप्त ना हो, उसको हम लोग बोल रहे थे नवीकरणीय ऊर्जा। और वैसा ऊर्जा जो एक बार यूज कर दिए अगर उसको, तो वो सीधा के लिए फिर खत्म हो जाता है, फिर आप उसको पुनः वापस नहीं ला सकते, दैट मीन्स अनवीकरणीय उसको बोल रहे होते हैं। तब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोयला का सीमित भंडार है, कोयला एक बार खत्म हो गया तो फिर वापस बनने में उसको कई 1000 साल लग जाएगा, तो कोयला जो है एक तरह का अनवीकरणीय है। वैसे अगर प्राकृतिक गैस की अगर बात करें तो अनवीकरणीय है। अगर हम नाभिकीय ऊर्जा की बात करें जैसे यूरेनियम, ठीक है,
तो यूरेनियम के पास जो है नाभिकीय ऊर्जा है, तो ये जो है ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसकी भी सीमित भंडार है। दैट मीन्स सौर ऊर्जा जो है, ये माना जाता है कि सूर्य जो है बहुत दिन तक चलने वाला चीज है, सूर्य जल्दी खत्म नहीं होगा, लगभग 5 बिलियन ईयर्स तक रहने वाला है, ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है। तो ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाला, मतलब ये ऊर्जा जो है बहुत अनंत काल तक चलेगी। तो सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। इसके साथ साथ और बता देते हैं हमारा विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी जो है मतलब वायु ऊर्जा जो है या समीर ऊर्जा जिसको हम लोग बोलते हैं, समुद्रीय ऊर्जा बोलते हैं, ये भी जो है नवीकरणीय ऊर्जा का पात्र है। और यहाँ तक कि जो पेड़ है, पेड़ से जो मिलने वाला लकड़ी है, ठीक है, अगर पेड़ को सीमित मात्रा में अगर रखें, तो जंगल की बात नहीं कर रहे, पेड़ जो है, पेड़ नवीकरणीय ऊर्जा में आता है, क्योंकि पेड़ की संख्या जल्दी बढ़ाया जा सकता है लगा करके, लेकिन जंगल नहीं लगाया जा सकता, जंगल अनवीकरणीय में आता है। तो ये जो चीज है, ये इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अब अपसारी लेंस होता है, कह रहा है कि अपसारी लेंस क्या होता है? तो अपसारी एक होता है, एक होता है अभिसारी। तो अपसारी का मतलब जो सब फैला दे, सारा रे को जो लेंस जो है फैला देगा उसको बोलते हैं अपसारी, और अभिसारी का मतलब एक पॉइंट पे ला दे। तो हमारे पास दो तरीके का लेंस है। ये जो उत्तल लेंस जिसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस, इस उत्तल लेंस से जब रे को हम पास कराते हैं पैरेलल, तो क्या करता है, एक पॉइंट पे मोड़ के ला देता है फोकस पे, इसी को बोल रहे हैं हम लोग अभिसारी, ठीक है, दिस इज अभिसारी। तो ये हमारा अभिसारी लेंस है। और जो अवतल लेंस है, दिस इज अवतल लेंस, और ये जो अवतल लेंस है, इसके से जब रे हम लोग पास कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, मुड़ जाता है और ये फैल जाता है इस तरीके से। अब फैलने की वजह से इसको बोलते हैं हम लोग अपसारी। तो ये जो है अपसारी लेंस है। ओके, तो ये जो है अपसारी लेंस है। तो कौन सा लेंस है जी? तो ये हो गया अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जो हमारा है वो अपसारी लेंस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग चले तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्राथमिक कलर में अगर कहा जा रहा है कि कौन है, देखिए RBG ये प्राथमिक कलर है। R फॉर रेड, B फॉर ब्लू और G फॉर ग्रीन, ठीक है। तो रेड हो गया मतलब लाल हो गया, ब्लू मतलब नीला हो गया और ग्रीन मतलब हरा हो गया। RBG जो है, अब यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो सब है, तो ये प्राथमिक कलर में आ रहा होता है, दिस इज द प्राथमिक कलर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कह रहा है कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? कॉर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस। थोड़ा सा आंख के बारे में बताते हैं बढ़िया से। तो ये जो हमारा आंख है, थोड़ा हम शॉर्ट में इसी बना रहे हैं, ओके। ये यहाँ पे लेंस है, फिर इसके बाद ये बाहर का आवरण है, फिर यहाँ पे एक लेयर होता है, ओके। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें आंख के इन अंगों को, तो सबसे बाहर जो आवरण है, ये जो आवरण है सबसे बाहर, तो ये जो आवरण है इसको हम लोग बोल रहे होते हैं कॉर्निया, ठीक है। ये जो पहला वाला लिखा हुआ है दिस इज कॉर्निया, तो ये कॉर्निया है। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया का कोई कलर नहीं होता, ये व्हाइट होता है, दिस इज व्हाइट। ये कलर में व्हाइट होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इसका काम क्या होता है कि कॉर्निया जैसे रे इस पे पड़ता है तो सबको मोड़ के एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे अभिसारित करने का काम कर रहा होता है कॉर्निया, और इसका कोई काम नहीं, सारा पॉइंट पे एक डायरेक्शन में लाने का काम करता है। आगे का जो लेयर है वो आइरिस का लेयर है, दूसरा वाला यहाँ में आइरिस होगा, ये आइरिस का लेयर है। ये जो आइरिस है यही डिसाइड करता है हमारा नेत्र का जो है रंग डिसाइड करता है। किसी का आंख जिस भी कलर का है, ठीक है, किसी का रंग काला है, किसी का आंख भूरा है, किसी का आंख मिग्रेनी है, तो जिस भी कलर का है आंख, वो कौन डिसाइड करता है? आइरिस डिसाइड कर रहा होता है। तो आइरिस जो है हमारा आंख का कलर देता है। रेटिना तो ये बिल्कुल अंदर का पार्ट है, दिस इज ये अंदर का स्क्रीन है रेटिना। और पुतली तो ये होल है जहां से लाइट अंदर जाती है, इंटरिंग गेट है, गेट से प्रवेश करना है लाइट को, तो वो पुतली है। अच्छा, पुतली को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस ही करता है। आइरिस के थ्रू ही पुतली कंट्रोल होता है। अगर जहां पे लाइट ज्यादा हो गया, ठीक है, तो जैसे ही लाइट ज्यादा होता है तो आइरिस जो होता है वहां पर रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्स होने के बाद पुतली छोटा हो जाता है, और पुतली यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा कि ज्यादा लाइट में जो है पुतली छोटा हो जाता है, और जैसे ही अंधारा में हम लोग जाते हैं, अंधारा में तो वहाँ लाइट की मात्रा कम होती है, और जहाँ कम रहेगा तो पुतली स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच होकर के उसकी साइज को आइरिस स्ट्रेच हो जाता है, और स्ट्रेच होने के बाद पुतली के साइज को बढ़ा देता है, और बढ़ाने की वजह से अंधेरे में जो है पुतली की साइज बढ़ जाती है। इस तरीके से हमारा जो है फंक्शन कर रहा होता है। तो इसका जो आंसर होगा रंगीन भाग का, दिस इज आइरिस होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग चले तो 1 HP बराबर होता है 1 HP। HP का मतलब क्या होता है? HP मीन्स होता है हॉर्स पावर। अगर HP का हम लोग देखें तो डेट मीन्स हॉर्स पावर, दिस इज हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये जो हॉर्स पावर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अश्व शक्ति भी कहते हैं, अश्व शक्ति, दिस इज अश्व शक्ति।
तो ये अश्व शक्ति भी कहते हैं, हॉर्स पावर, जिसे किसी भी गाड़ी उड़ी के या मोटर के लिए यूज करते हैं, कितने एचपी का मोटर है, कितने एचपी का इंजन है गाड़ी का, तो वो जो हम लोग यूज करते हैं, दिस इज द पावर ऑफ दैट थिंग, कि उस चीज की कितनी पावर है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब 1 एचपी बराबर जो होता है, ये एक तरह का निकाला गया डेटा है कि एक बहुत बढ़िया जो है बहुत सारा घोड़ों का प्रैक्टिकल करा करके कितना ज्यादा वो लोड खींच सकता है, उसके ऊपर रख करके वर्क डन कराया जा सकता है, उसके आधार पे निकाला गया डेटा है कि 1 एचपी बराबर 746 वाट। तो ये आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। 746 वाट होता है तो होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, स्टैंडर्डाइज करके इसको लिस्टेड कर दिया गया है। विशालक शीशा मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, इसका हिंदी है, मैग्नीफाइंग ग्लास इंग्लिश है, विशालक शीशा हिंदी है, ठीक है। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग यूज करते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि छोटा छोटा चीज दिखाई नहीं देता है, जब दिखाई नहीं देता तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक शीशा लगाते हैं, लगा करके देखते हैं कि ठीक है वो किस तरह से क्लियर दिखेगा। तो छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए एक जो है हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहे होते हैं, और इसमें जैसे इसको देखा जाता है तो बड़ा बड़ा दिखने लगता है। तो ये जो बड़ा बड़ा देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन सा चीज इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल लेंस तो कभी छोटा बड़ा दिखाएगा नहीं, और अवतल लेंस बड़ा जब दिखाएगा नहीं तो अवतल लेंस को क्यों यूज करेंगे, अवतल लेंस यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनाता नहीं है, जब भी बनाएगा छोटा बनाएगा। दूसरी चीज अगर बात कर रहे हो अवतल दर्पण का, तो ये अवतल दर्पण मैग्नीफाई थोड़ी करेगा यहाँ पे, खास करके यहाँ एक सरफेस पे रखे ऊपर से देख रहे हैं तो दर्पण तो यूज होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी यूज होगा तो लेंस यूज होगा, तो ये दर्पण तो होगा नहीं, ये दोनों ऐसे ही कट जाएंगे, तो दैट मीन्स उत्तल लेंस होगा। बात समझ रहे हो। तो उत्तल लेंस जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप काम कर रहा होता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप काम कर रहा होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जो है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, कह रहा है कोई चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो गतिशील कण क्या है। अब थोड़ा समय बताते हैं, मान के चलते हैं कि चालक है, तो चालक में क्या होता है, तो चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है, आवेश के प्रवाह होने से, आवेश के रूप में इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हम लोग कहेंगे चालक में इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यही अगर मान लेते कि कोई सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, अब विलयन में जो है विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है यहाँ पे इसके अंदर, तो यहाँ पर किस फॉर्मेट में होता है, आयन के फॉर्म में होता है, क्योंकि इसमें तो तार है नहीं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अलग निकलेगा नहीं, तो जो भी होगा आयन के फॉर्म में होगा। तो विलयन अगर रहता तो विलयन में जो है वो आयन के फॉर्म में रहता, ठीक है। लेकिन यदि शुद्ध जल है तो शुद्ध जल में क्या होता है, शुद्ध जल में, तो शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, ये विद्युत धारा का कुचालक है, प्योर वाटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है गतिशील कण, क्योंकि चालक है तो चालक में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कह रहा है शक्ति का आवेश का, इसको लिखना पड़ेगा एम्पियर घंटा। एक्चुअल में एम्पियर जो है वो विद्युत धारा को सूचित कर रहा है और घंटा जो है समय को सूचित कर रहा है, एक्चुअल में आई इंटू टी है। तो विद्युत धारा इंटू समय क्या क्या बताएगा, तो फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी, ये जो है परिभाषा ही होता है विद्युत धारा के कि आवेश के प्रवाह के दर विद्युत धारा कहलाता है। तो आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू टी, तो आई इंटू टी ही तो ये बता रहा है, तो आई इंटू टी है क्या, क्यू है, तो क्यू है, क्यू किसको बोलते हैं, आवेश को बोलते हैं। तो आवेश जो है इसका एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है लेकिन सवाल बढ़िया है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो यहाँ देखना हो कि वाट कहते किसको है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, वाट जो है ये एक तरह का क्या है, शक्ति है, और शक्ति को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो शक्ति क्या होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो डेट मीन्स पावर है, वर्क लिख दिए हैं 1 मिनट, ये जो है पावर है, तो शक्ति है, तो P बराबर क्या होता है W बाई टी, तो P बराबर W बाई टी होता है, तो W किसका होता है, जूल, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा जूल, और T का क्या होता है समय, दैट मीन्स जूल पर सेकेंड। तो पावर का जो है अगर हम लोग जूल पर सेकेंड लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जूल पर सेकेंड जो है पहला आंसर है, जूल पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। अगला है विद्युत धारा का मात्रक है, तभी बताया है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट विभव या विभवांतर का होता है, ठीक है, विभव या विभवांतर का होता है। ओम किसका होता है, तो ओम जो है प्रतिरोध का होता है, दिस इज प्रतिरोध। अच्छा वाट किसका होता है, तो वाट जो है यहाँ पर जो है वो शक्ति का होता है, तो शक्ति का मात्रक जो है वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस इस लिस्ट में अगर हम लोग देखें तो CO2 है। इसके अलावा CO2 के अलावा भी गैस है, जैसे मीथेन अगर आता तो मीथेन भी होता, CH4 सबसे ज्यादा है। फिर क्या है, एयर जलवाष्प होता है, ठीक है, वाटर वेपर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वाटर वेपर भी हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ये सब गैसेस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाइट्रोजन या NH3 या O2 ग्लोबल वार्मिंग नहीं कराता। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पाचन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पाचन में क्या हो रहा होता है कि अपचयन, संयोजन नहीं, जुड़ नहीं रहा होता है, विस्थापन हो नहीं रहा होता है, टूट रहा होता है, डेट मीन्स अपचयन हो रहा होता है। तो वो जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट में जो हम लोग खाए होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे में ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, डेट इज अपचयन अभिक्रिया होगा। तो ये जो है पाचन जो एक तरह का अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट अगर देखें तो कल्ली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कल्ली चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कल्ली चूना है, तो कल्ली चूना को जैसे ही हम पानी में डालते हैं, ठीक है, घर में पुताई उताई के लिए जो चूना आता है उसको जैसे ही पानी में डाला जाता है तो तुरंत देखना बुलबुला एकदम निकलने लगता है और थोड़ा एकदम गुरु गुरु करने लगता है और वो छूने पर पूरा गर्म भी हो जाता है। तो ये एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, मतलब उष्मा रिलीज होती है यहाँ पे, और ये कैल्शियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है यहाँ पे, और कैल्शियम में क्या बना लेता है? हाइड्रोक्साइड। तो CaOH का हॉल्ट वाइज का फॉर्मेशन कर लेता है, जैसे ही पानी में डलाता है वैसे ही तुरंत, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है जब पानी में डलाता है, साथ ही साथ क्या निकाल देता है? हीट रिलीज कर देता है, उष्मा रिलीज कर देता है। उष्मा रिलीज करा है इसलिए कौन सा अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा शोषी नहीं, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। दिस इज उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अभिक्रियाशील अगर इसमें हम लोग देखें, ठीक है, तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद हो तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम लोग देखें तो कॉपर जो है ऊपर है, बाकी सब नीचे है। तो कॉपर जो है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है, क्योंकि कॉपर की अभिक्रियाशीलता बाकियों से ज्यादा है। जो भी लिस्ट में जैसे ही क्रियाशीलता समूह में नीचे जाते जाते वो क्रियाशीलता घटता जाता है, तो घटता जाएगा, तो जो सबसे ऊपर पाएगा वही सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। तो कॉपर की जो पोजिशनिंग है वो अभिक्रियाशील समूह में ऊपर है, इसलिए वो जो है ज्यादा क्रियाशील है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें थोड़ा सा ग्लिच आ गया है, देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगर देखें यहाँ पे तो चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ ध्यान से देखें तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं चूना जल। दिस इज चूना जल, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करने पर बनाया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही हम लोग पानी में डालते हैं, अभी रिएक्शन बताए थे, तो क्या बनता है? चूना जल बन जाता है। ये क्या है? ये भकड़ा चूना है। दिस इज भकड़ा चूना, इसको बोलते हैं फखड़ा चूना या कली चूना, इसी को कली चूना ये बोलते हैं, कली चूना। तो कली चूना या भकड़ा चूना है, ठीक है। अच्छा, CaOCl2 क्या है? ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर है, इसको ब्लीचिंग पाउडर हम लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा? तब ध्यान से सुनना, लाल को अगर नीला कर दे रहा है, ठीक है, तो अगर लाल लिटमस पत्र जो है अगर नीला हो जा रहा है तो डेट मीन्स ये एसिड है, ठीक है। एसिड मतलब अम्ल है, ये तो अम्ल होगा। तो अगर मान के चलिए अगर नीला को कुछ नहीं होता, नीला को वैसे ही रह जाएगा, अम्ल में नीला का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। तो क्षार में क्या होगा? तो क्षार में जो नीला लिटमस पत्र है वो क्या हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जा रहा है तो वो क्षार हो जाएगा, ठीक है, वो क्षार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए एसिड होता है। अब एसिड का जो pH मान है वो कितना होता है? तो हम pH मान के अगर ध्यान से स्केल अगर थोड़ा सा रिवाइज करें pH के लिए, तो 7 पे जो है वो न्यूट्रल होता है, 7 पे बिल्कुल बराबर होता है। तो 7 के पहले क्या होता है? तो 7 के पहले जो होता है वो एसिड होता है, और 7 के बाद क्या होता है? बेस होता है। बेस मतलब क्षार, तो ये क्षार हो गया, और ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। तो अगर हम लोग देखें तो ये अम्ल हो गया, तो 7 से पहले अम्ल है, और अम्ल कह रहे हैं कि चूंकि लाल से नीला हुआ है तो डेट मीन्स अम्ल है, तो अम्ल का pH मान क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। तो 7 से कम ऑप्शन कौन है? सी है, तो दैट इज 7 से कम है। नेक्स्ट, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सह संयोजक बंध होते हैं? तो अगर हम लोग अल्काइन, कोई भी अल्काइन अगर उठा लें तो अल्काइन में क्या होता है कि कम से कम एक ऐसा कार्बन मिलता है जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अल्काइन ग्रुप के कोई भी एलिमेंट हम उठा लें उसमें कम से कम एक ऐसा रहेगा कार्बन कार्बन जिसके बीच में कम से कम
3 संबंध बना हुआ रहेगा। बाकियों के कार्बन हो सकते हैं एक एक संबंध से जुड़े हुए, लेकिन कम से कम 2 ऐसे कार्बन होंगे जिसमें 3 आबंध जुड़े हुए रहेंगे। तो मैक्सिमम जो है यहाँ पर जो है 3 हो सकते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी हम लोग कंपाउंड उठा लें। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ये तो रट्टा मार सवाल है, ठीक है। चीनी का क्या हो जाता है? C12H22O11, ये किसका होता है? चीनी का होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें CH3COOH, तो ये किसका है? तो ये हो गया एसिटिक एसिड का, ठीक है, तो एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का है। अगर यहाँ पर देखें CH3COOCHO, तो ये जो आपका है ये किसका है? मिथ ईथ एल्डिहाइड का है, ठीक है, ये एल्डिहाइड के एसिटल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड। और ये जो है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, ध्यान रखना है, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। तो ये जो है क्लोरोफॉर्म है CHCl3। तो इस तरीके से जो है सबका यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्ल, हमारे पास जो वसीय अम्ल होते हैं जैसे पामेटिक एसिड होता है, अस्टीरिक एसिड होता है, तो ये जो अम्ल होते हैं, ओके, उच्च वसीय अम्ल जिसको बोलते हैं, तो इस उच्च वसीय अम्ल को जैसे ही हम लोग सोडियम के लवण से क्रिया कराते हैं, ठीक है, जैसे पामेटिक एसिड होता है, पामेटिक अम्ल क्या क्रिया जैसे हम सोडियम लवण से करते हैं, ठीक है, सोडियम लवण से करते हैं, तो ये जो है क्या बना देता है? ये ग्लिसरॉल और साबुन में कन्वर्ट हो जाता है, वही ग्लिसरॉल बना करके साबुन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेट मीन्स साबुन का फॉर्मेशन होता है यहाँ से। सिंगल डैश CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो CHO जो है वो हमारा किसको बता रहा होता है? ये एल्डिहाइड को बता रहा होता है। एल्कोहल के लिए सिंगल बॉन्ड OH होता है, अभिक्रियाशील समूह। कीटोन की अगर बात करें तो R, ठीक है, O, R होता है, ROR, हाँ, ठीक है, ROR होता है, मतलब R मतलब इधर हो जाएगा कोई कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर होगा कोई कार्बोक्सिल ग्रुप, उस साइड होगा, बीच में O रहेगा, तो दिस इज कीटोन, ROR। तो दैट मीन्स इसमें जो है एल्डिहाइड हो जाएगा। और भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर देखें तो वो हो जाता है सिंगल बॉन्ड COOH, ये हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इस तरीके से जो है। नेक्स्ट अगर देखें तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये इतना बढ़िया सवाल है। क्या हो रहा है कि आवर्त सारणी में यदि आप इधर से इधर जा रहे हैं, तो अगर इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, तो तत्वों का जो परमाणु त्रिज्या है वो कैसा होता है? घटता है, बढ़ता है, क्या होता है? तो ध्यान से अगर हम लोग समझे तो आवर्त सारणी में जैसे हम दाएं से बाएं इधर से लेफ्ट साइड से जाते हैं राइट साइड की तरफ, तो आवर्त फिक्स होता है। तो आवर्त जब फिक्स रहेगा तो सेल फिक्स रहेगा, सेल फिक्स रहेगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ते जाते हैं सेल में, तो होता क्या है यहाँ पे कि डेंसिटी इंक्रीज करते जाता है, और जैसे डेंसिटी इंक्रीज करता है तो साइज छोटा हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो इस तरह से जब साइज छोटा हो जाएगा पहले के तुलना में जाते जाते लास्ट तक, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो रेडियस घटेगा, दैट मींस रेडियस, त्रिज्या क्या होता है? घटता है। तो त्रिज्या घटता है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ये घट जाता है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है, अधात्विक गुण के अनुसार बढ़ाना है। तो अगर हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को याद करें, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, इधर से इधर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है, अधात्विक गुण जो है वो बढ़ता है, बट धात्विक गुण घटता है, क्योंकि धातु इधर होता है, अधातु इधर होता है। तो इस साइड धातु है और इस साइड क्या है? अधातु है। अब धातु इधर कैसे है? क्योंकि इधर मान के चलिए इधर सोडियम है, लिथियम है, इधर तरफ रहता है, ठीक है, और इस साइड क्या है? ये ऊपर ही नीचे रहता है। और राइट साइड में इधर जो भी है हाइड्रोजन का, हीलियम जो हो गया, और भी आर्गन जो हो गया, ये सब जो गैस है, क्लोरीन फ्लोरीन, सब राइट साइड है। तो अधातु इस तरफ है और धातु जो है इस तरफ है, तो इधर की तरफ इधर जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अधात्विक अगर बोला जाए तो फ्लोरीन है, जो कि ऑप्शन में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और किसी में नहीं है राइट साइड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि राइट साइड सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा इस कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट जो है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है धातु है, अधातु है, उपधातु है? जी नहीं, यह है एक उपधातु है, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जो मटेरियल है ये धातु, ना तो धातु का गुण है इसके पास, ना तो अधातु का गुण है। इसका मतलब क्या है? धातु अधातु किसको बोलते हैं थोड़ा समझे। धातु हम लोग उसको बोलते हैं जिसके आउटर ऑर्बिट में, मतलब बाह्यतम कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो फ्री, उसको बोल रहे हैं हम लोग धातु।
अधातु किसको बोलते हैं? जिसके बाह्यतम कक्ष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको बोलते हैं अधातु। जनरली यही रूल है। अब ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के जो बाह्यतम कक्ष है, अगर सिलिकॉन को अगर ध्यान से देखें तो इसके बाह्यतम कक्ष में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि 2, 8 इसके बाद क्या आता है 4, तो 2, 8, 4 और बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो ये है और ना तो ये है, तो इन दोनों कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। इसको कौन सा कैटेगरी में रखा जाता है? उपधातु की कैटेगरी में रखी जाती है। एक थर्ड कैटेगरी बनाई गई है और इसी में रखी जाती है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? अब विद्युत धनात्मक तत्व है, फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में इधर की तरफ धातु है और इधर की तरफ क्या है? अधातु है। और धातु जो होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं, और ये जो होगा विद्युत ऋणात्मक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और ये जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, विद्युत धनात्मक है। अब विद्युत धनात्मक है तो धातु होगा, तो सबसे पहले तो इसमें धातु छांट लेते हैं, तो ये अधातु 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 धातु, इसमें तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि बाकी तो अधातु है। अब होगा ऑप्शन क्या? धातु, क्योंकि विद्युत धनात्मक वही होता है सबसे ज्यादा। तो डेट मीन्स अब धातुओं में छांटना रहता तब देखते कि उसमें सबसे पहले कौन आ रहा है, तब सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक क्रियाशीलता के अनुसार देख रहे होते। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का जो निर्माण है ये उत्तराखंड में किया गया है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड के लिए बहुत ही शानदार सवाल है कि कौन सा धातु है जिसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो केरोसिन तेल में डुबा करके रखाने वाला जो धातु है उसमें कैटेगरी में आता है, ठीक है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, सोडियम आता है। ये सब जो धातु है वो उसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव धातु है, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है। किसके साथ क्रियाशील है? पानी के साथ भी है और प्लस में हवा के साथ भी है। तो इन सब दोनों के साथ ही क्रियाशील है, जिसकी वजह से हवा में छोड़ नहीं सकते, पानी में डाल नहीं सकते, तो इसको किसी तीसरे मीडियम में रखा जाता है ताकि वो आइसोलेट रहे वहां पे और रिएक्शन ना करे। तो इनमें अगर ऑप्शन ढूंढे हम, इन तीनों में से जो मिल जाए वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम, पारा, टंगस्टन नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वह अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ। भाई अपमार्जक सब में डाला होता है, सर्फ एक्सेल में भी डाला होता है। अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट, ठीक है, इसका मतलब है डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट, तो अगर डिटर्जेंट की हम बात कर रहे हैं तो डिटर्जेंट सर्फ एक्सेल में भी होता है, बहुत जल्दी कपड़ा साफ हो जाता है। वैसे ही शैम्पू में होता है तो बाल फ्रेश हो जाता है। इजी सर्फ जो आता है उसमें भी बढ़िया अच्छा खासा एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है वो। तो इसमें से सभी, ये सभी ऑप्शन जो है इसमें अपमार्जक आएंगे, सब में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का। तो सौर सेल जो होता है पहले होता क्या है इसको समझते हैं। तो सोलर सेल जो है एक प्रकार का ऐसा उपक्रम है जिसमें क्या होता है कि सनलाइट जो है यहाँ से आती है, ठीक है, और सनलाइट इस पे पड़ता है तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके जो है बैटरी को क्या कर रहा होता है? चार्ज कर रहा होता है। ओके, तो बैटरी को चार्ज करने का काम कर रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके। तो सोलर क्या करता है? सौर सेल की प्रकाशीय ऊर्जा को, ये प्रकाश ले रहा है तो प्रकाश ऊर्जा को जो है किसमें कन्वर्ट कर रहा है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। और ये बैटरी क्या कर रहा है? बैटरी इस विद्युत ऊर्जा को जो है, विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो है काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा का, अब कह रहा है सौर ऊर्जा बनाने के लिए हम लोग जो है अर्धचालक का उपयोग कर रहे होते हैं, उसको हम लोग बोल रहे होते हैं, दैट मीन सेमीकंडक्टर का उपयोग कर रहे होते हैं। उसमें जो है सेमीकंडक्टर में आता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन ले रहे होते हैं, जर्मेनियम लेते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल जो है हम लोग कर रहे होते हैं बनाने के लिए सौर सेल को। तो सिलिकॉन इज द राइट आंसर। तो सिलिकॉन जो होगा हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? अब खाना बनाने के लिए जो ईंधन का उपयोग हम लोग करते हैं, सीएनजी है, एलपीजी है, बायोगैस है, कोयला है। तो आजकल जो है हम लोग बायोगैस का यूज कर रहे हैं। बायोगैस जो गोबर से मिलता है हमको, ठीक है, गोबर गैस जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं, गांव में गोबर से जो है बना करके टंकी है उससे जो प्रोड्यूस करा जाता है उसको बायोगैस बोल रहे होते हैं। दिस इज द गोबर गैस अगर बोल सकते हैं हम लोग इसको। और कोयला तो जान ही रहे हैं, और एलपीजी जो हमारे घरों में जो है गैस सिलेंडर में भरा होता है। और सीएनजी से खास करके जो है, सीएनजी हम लोग यूज नहीं कर रहे होते, सीएनजी से गाड़ियां चलाई जा रही है। तो इसका जो हम लोग खाना बनाने में नहीं यूज कर रहे हैं, बाकी का उपयोग हम लोग खाना बनाने में कर रहे हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। अगला जो है CO2 प्लस O2 जो है CuO बनाता है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा अभिक्रिया है। अब अगर अभिक्रिया के टाइप की अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसमें से बहुत सारा अभिक्रिया है जो संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है, सिंगल विस्थापन है कि डबल विस्थापन। उसके आधार पर अगर हम लोग देखें तो इसमें जो नजर आ रहा है कि Cu प्लस O ऑक्सीजन जो है इसके साथ मिल रहा है, डेट मीन्स कि ऑक्सीजन का इसके साथ जुड़ रहा है, कॉपर का ऑक्साइड बना रहा है, तो इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कॉपर के साथ जुड़ गया है। तो यहाँ कॉपर का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कॉपर की ऑक्सीकरण स्टेट जो है बढ़ रही है, तो डेट मीन्स यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था है। ऐसे ही बहुत सारे अभिक्रिया है, उसमें तो अपघटन और अवकरण अभिक्रिया भी दिखाई देगा। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। अब समीकरण संतुलन जो है ये आना चाहिए। संतुलन समीकरण में क्या है कि दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर रहे होते हैं, कि लेफ्ट साइड जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें टोटल कितना है, और राइट साइड जो उस मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है। अगर दोनों हम बराबर काउंट कर लेते हैं तो कहते हैं कि ये समीकरण जो है संतुलित है। तो अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो हाइड्रोजन 2 है, राइट साइड देखें तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो हाइड्रोजन संतुलित है। यहाँ पे कैल्शियम देखें तो कैल्शियम 2, तो पहला तो संतुलित है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो Pb 1 है, Pb 1 है, ओके। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ नाइट्रोजन तो यही संतुलित नहीं है, पहला तो यही फेल हो गया, ये संतुलित नहीं है। अच्छा ये क्या है, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। 2 सोडियम 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, क्लोरीन 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे 6 ऑक्सीजन यहाँ पे 6, तो ये बैलेंस है। इसका मतलब सही जवाब कौन है, बी है, कि जो संतुलित नहीं है। तो ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना पड़ेगा, ये संतुलित नहीं है। उदासीनीकरण विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो उदासीनीकरण विलयन 7 होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 7 जो होता है मेन डिवाइडर होता है, और 7 के पहले इधर अम्लीय हो जाता है और इधर क्या हो जाता है, इधर क्षार हो जाता है। तो इस साइड क्षार होता है, इस साइड अम्लीय हो जाता है, तो इधर की तरफ जो है 7 से कम, तो 7 ही जो है मेन पॉइंट है जहां पर क्या है उदासीन होता है, ये उदासीन होता है। उदासीन विलयन का जो पीएच मान है वो 7 हो रहा होता है। पानी का पीएच मान पूछ देगा तो क्या होगा, पानी जो कि बिल्कुल एकदम साफ, मतलब उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, प्योर वाटर की अगर हम बात कर रहे हो तो 7 ही होगा, क्योंकि उदासीन है। कोई भी अगर लवण पूछ देगा, लवण, तो अगर लवण का अगर पूछ दे कि क्या हो रहा है, तो लवण का जो पीएच मान है वो 7 होगा, क्योंकि उदासीन है, तो लवण का भी पीएच वैल्यू उदासीन होगा, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल इसमें से कौन है, ठीक है। HNO3 HNCO3 HCl, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल में इसमें आएगा C, जो कि होगा एसिटिक एसिड, ये जो है दुर्बल अम्ल है। तो एसिटिक एसिड जो है उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब अगर स्किन उन पे गिर जाए तो पूरा जल कट नहीं सकेगा, उतना ज्यादा डेंजर नहीं करेगा, तो इसलिए जो है एसिटिक एसिड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का अयस्क है, Na2Al(F6) इसका फॉर्मूला होता है क्रायोलाइट का। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, पोटेशियम क्या होता है 19, तो ये पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या हो गया 19 हो गया, तो दैट मीन्स 19। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल क्या होता है जी, फॉर्मिक अम्ल तो CH3 एक मिनट COOH, CH3 नहीं COOH हो जाएगा, HCOOH इज द फॉर्मिक एसिड, फॉर्म पहले आता है HCOOH HCOOH, तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड। इसको और क्या बोल सकते हैं, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल में से कोई मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि मीथ पहले आएगा, 1 नंबर ऑफ कार्बन पे मीथ आता है, इसके बाद 2 नंबर ऑफ कार्बन दिखता तो क्या आता, ईथ आता, तो मीथ के बाद ईथ, तो पहले मीथ आ रहा है, दैट मीन्स मेथेनोइक एसिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है इथाइल एल्कोहल, मीथ के बाद ईथ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझिए, मीथ जो हम लोग लिखते हैं, मीथ में जो 1 नंबर ऑफ कार्बन होता है, ईथ में जो है 2 नंबर ऑफ कार्बन होता है, मीथ ईथ प्रोप, प्रोप में क्या होता है, प्रोप में 3 नंबर ऑफ कार्बन होता है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट 4 नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो इस तरीके से जो है नाम चलता है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ऐसे करके नंबर बढ़ते जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर इथाइल है तो ईथ है, तो इसका मतलब क्या है, ईथ है तो 2 है, तो 2 है तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें 2 ढूंढेंगे, एक तो ये होगा नहीं, ऐसे ही गलत है। तो नंबर ऑफ कार्बन 2 ये है, ये है, ये है, इन सब में नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन ये एल्कोहल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन इस तरीके से होना चाहिए कि C2 यहाँ पे H5OH,
इस तरीके का फॉर्मेट का होना चाहिए, मतलब CnH2n+1OH का फॉर्मेट का होना चाहिए, दुगना से एक अधिक प्लस OH। तो इस तरीके का अगर देखें तो C2H5OH ये जो है ये C2H5OH ये दिख रहा है, क्योंकि इन तीनों में दो दे दिया है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि फॉर्मूला CnH2n+1OH वाली फॉर्मूला लगाई जाएगी। अगर ध्यान से देखें दुगना से एक अधिक, तब जाकर के यहाँ मैच करेंगे, इसमें जो मैचिंग है वो हमारा C2H5OH है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एल्काइन कौन है, तो तीन तरह के हैं, एक है अल्केन, एक है अल्केन, एक है अल्कीन और एक है अल्काइन, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो अल्केन का क्या हो जाता है CnH2n+2, अल्कीन का क्या हो जाता है CnH2n, और एल्काइन का क्या हो जाता है, एल्काइन का जो है एल्काइन, तो एल्काइन का हो जाता है CnH2n-2। तो इस तरीके से तीनों का जो है जनरल फॉर्म है। तो अगर इसमें से हम देखें तो तीनों में से अगर मैच कराए तो दुगना से दो कम है, दुगना से दो अधिक है, ये दुगना है, तो दुगना है ही, ठीक है, C2H2-2, मतलब दैट मीन्स दुगना से दो कम है, दिस इज द C2H2 जो है इसमें से एल्काइन है, चूंकि ये दुगना से दो ज्यादा है तो ये अल्केन हो गया, ये भी अल्केन हो गया, और ये क्या हो गया C2H2 अल्कीन हो गया, तो ये अल्कीन ग्रुप में आ जाएगा, ये अल्केन और ये भी अल्केन, तो सिर्फ एक बचा है, दिस इज अल्काइन, तो ये अल्काइन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो चीनी का भी बताया है, चीनी का क्या होता है C12H22O11, ये तो सिंपल शॉर्ट सवाल है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या है, तो एसिटिलीन जो गैस है, एसिटिलीन अगर हम लोग देखें C2H2 इसका फॉर्मूला होता है, दिस इज C2H2, इसको हम लोग फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, और ये जो है C2H2 इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर ध्यान से हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ जो है ट्रिपल बॉन्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग चले तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, तो अगर हम लोग श्वसन के अध्ययन के लिए हमको उपयोग करना है कि किसमें रिस्पिरेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सूखा बीज रहेगा तो सांस ले रहा है कि उसका नहीं ले रहा है, कहाँ से पता चलेगा उसमें हवा जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उबला हुआ बीज है कि कुचले हुए बीज है, कुचला हुआ बीज तो बिल्कुल खराब हो जाएगा, उबला हुआ बीज तो जमेगा ही नहीं, तो डेट मीन्स वैसा बीज जो अंकुरित हो, अंकुरित रहेगा तभी तो उसमें हम देखेंगे कि वो रिस्पिरेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अंकुरित बीज जो है वो राइट आंसर है, अंकुरित बीज होना चाहिए। अगला है मानव ब्रिक किस प्रणाली का एक हिस्सा है, मानव ब्रिक जो है क्या करता है, तो ब्रिक का मतलब है किडनी, ठीक है, ये जो हमारा किडनी है, किडनी का क्या रोल है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में जो दो किडनियां हैं वो दोनों किडनी क्या कर रहे होते हैं कि हमारे बॉडी में जो यूरिया की मात्रा है, जो एक तरह का जहरीला पदार्थ है, अगर हमारे बॉडी में रह जाए तो पूरी तरह से जो है शरीर में बहुत सारा रोग उत्पन्न कर देगा, तो उसको बाहर निकलने की जरूरत है, तो किडनी जो है उसको फिल्टर करता है, ठीक है, तो एक तरह का फिल्टर पेपर है किडनी, उसको छान देता है, चलनी समझे, और उसको छान करके यहाँ से जो है यूरिया को रिलीज कर देता है, यूरिया को जो है रिलीज कर देता है, किसके साथ, जो हम लोग टॉयलेट करते हैं उसके साथ, उसमें यूरिया मिलके बाहर आ जाता है, मूत्र के रूप में बाहर आ जाता है, तो ये जो काम है ये किडनी का काम है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे होते हैं उत्सर्जन, तो दिस इज द उत्सर्जन, क्योंकि शरीर ने किसी अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज उत्सर्जन, तो उत्सर्जन के रूप में जो है हमारा ये किडनी काम कर रहा होता है। अच्छा, किडनी के बारे में थोड़ा समझ ले, किडनी में जो मुख्य जो रोल है किडनी के अंदर, वो इसके अंदर नेफ्रॉन का है, ठीक है, तो जो नेफ्रॉन इसके अंदर पाया जाता है एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है जो छानने का काम कर रहा था, किडनी तो पूरा बड़ा अंग हो गया, उसके अंदर जो छोटा सेल है जो ऐसा काम छानने का कर रहा होता है, उस सेल का नाम है नेफ्रॉन। तो बेसिकली अगर कहा जाए कि कौन कर रहा है तो नेफ्रॉन जो है छानने का काम करता है, और इस प्रोसेस को जो उत्सर्जन बोल रहे होते हैं। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, तो पौधा में मुख्यतः परिवहन के लिए दो तरीके का ऊतक होते हैं, एक को बोलते हैं, ठीक है, फ्लोएम, एक को बोलते हैं फ्लोएम और एक को बोलते हैं जाइलम। तो जाइलम ज फॉर जल, तो ज से जो है जल, तो जल का परिवहन करता है, साथ ही साथ ये मिनरल को भी जो खनिज को भी ले जाता है, तो खनिज पदार्थ को भी अपने साथ ले जाता है, तो जाइलम का काम दोनों है, जल और खनिज दोनों को अपने साथ ढो के ले जाना। अच्छा, फ्लोएम फ फॉर फल, तो फ्लोएम क्या कर रहा होता है कि फल को जो है बना हुआ जो प्रोडक्ट है, पतिया में जो प्रोडक्ट बनती है, ठीक है ना, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके थ्रू जो प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जो प्रोडक्ट बना है खाना, वो जो भोजन है पूरा शरीर में जो है ट्रांसफर होता है प्लांट के किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। अच्छा, फ्लोएम के बारे में और बात बताते हैं कि फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब फ्लोएम भोजन को ऊपर की तरफ भी भेज सकता है, नीचे की तरफ भी भेज सकता है,
दोनों दिशा में भेज सकता है। मतलब जड़ को चाहिए भोजन तो उसके लिए भी फ्लोएम काम करेगा, और एक टहनी से दूसरे टहनी को चाहिए तो उसके लिए भी काम करेगा। तो फ्लोएम दोनों दिशा में काम करता है। अच्छा, जाइलम क्या करता है? जाइलम सिर्फ जड़ से ऊपर ले जाता है पानी को, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है। तो ये भी सवाल आता है कि कौन द्विदिशिक है। द्विदिशिक का मतलब कौन दो दिशा में काम करता है? तो फ्लोएम जो है वो दो दिशा में काम करता है। जाइलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में काम करता है, वो सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहा होता है। तो यहाँ जो है अगर हम ध्यान दें तो जाइलम जो है वो किस चीज का परिवहन कर रहा है? तो ध्यान से देखें तो जाइलम जो है वो जल का परिवहन कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? पानी का। नेक्स्ट जो है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो जब हम लोग श्वसन करते हैं, श्वसन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ अंदर सांस बाहर, ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग इसको समझते हैं, लेकिन रिस्पिरेशन में एक्चुअल में सेलुलर एक्शन होता है कि सेल के अंदर क्या चल रहा होता है, उसको बोल रहे हैं, मतलब होते हैं हम लोग रिस्पिरेशन। ठीक है, कि सेल क्या होता है कि हमारा जो सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन जाती है और सेल से बाहर क्या आती है? CO2 बाहर आती है। तो सेल जो है ऑक्सीजन को यूज कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वहां से बना करके, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज को, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके CO2 रिलीज करा देता है। CO2 जो रिलीज होता है वही जो CO2 है यहाँ से बाहर आती है। तो अगर श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 गैस निकलती है। तो CO2 गैस हम जो है हम लोग फेफड़ा के द्वारा जो गैस है वो इंटरचेंज होता है, वही बाहर निकल के आ जाता है। तो CO2 इज द राइट आंसर। CO2 इसका राइट आंसर होगा। फलों के पकाने के निम्न में से किसके नियंत्रित किया जाता है? अभी बताया है कि फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है क्या होता है? C2H2 होता है। तो डेट मीन्स अगर इसमें देखें तो जो इथिलीन है वो इथिलीन, इसे एसिटिलीन बोलते हैं, वही जो गैस है वो फल को पकाता है। तो इथिलीन गैस जो है फल को पकाने वाला है। ऑक्सीजन क्या करता है? ये फल की पेड़ की लंबाई को बढ़ाता है, तो पेड़ की वृद्धि, इसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन है ऑक्सीजन। जिबेरेलिन्स क्या है? वृद्धि हार्मोन है। साइटोकाइनिन्स क्या है? तो साइटोकाइनिन्स क्या कर रहे होते हैं? ठीक है, तो ये पेड़ फूल उनको इसमें जो हेल्प कर रहे होते हैं पेड़ों में, तो ये साइटोकाइनिन्स का ये रोल है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो न्यूरॉन्स का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो जो हमारा न्यूरॉन होता है वो इस तरह के अगर स्ट्रक्चर अगर है, ठीक है, न्यूरॉन्स को अगर ध्यान से देखें तो इस तरह का बना होता है न्यूरॉन्स। इस तरीके से पीछे चला जाता है ये, और फिर ये ऐसे करके बढ़ जाता है पीछे, और यहाँ जो पतले 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से निकले रहते हैं। ओके, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको बोलते हैं डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स। तो यहाँ जो आंसर है दिस इज डेंड्राइट। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन यही आता है डेंड्राइट्स पे, ठीक है। तो डेंड्राइट्स जो है सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, रिसीव करके इसको भेज देता है अंदर साइटोन को। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये जो साइटोन वाला भाग है ये रिसीव करके पीछे भेज जाता है, दिस इज द एक्सॉन। तो जो एक्सॉन है लेकर के पहले चला जाता है रेनवियर नोड पे, और रेनवियर नोड से जो है दूसरे अगले किसी डेंड्रॉन तक ट्रांसफर हो जाता है जब एक दूसरे से जुड़ता है। तो इस तरीके से तंत्रिका उत्तक जो है इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करता है। नेक्स्ट अगर देखिए हम लोग तो निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? मतलब जब भी आपातकालीन स्थिति होती है, जब भी आदमी बहुत ज्यादा गम में होता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा डर हो जाता है, उस समय जो है वो हार्मोन रिलीज होता है, और ये हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन। ये किडनी से निकल रहा होता है। हमारा जो किडनी है, किडनी के ऊपर दो तरीके का ग्लैंड पाए जाते हैं। ये जो किडनी है, ठीक है, किडनी के ऊपर यहाँ पे पाया जाता है, ये ग्लैंड पाया जाता है, दो किडनियां हैं, दोनों के ऊपर पाई जाती है। तो इसी ग्लैंड से जो एड्रेनलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, और ये हार्मोन जो है क्या कर रहा होता है कि इमरजेंसी के दौरान निकलता है, हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम कर रहा होता है, एनर्जी देने का काम कर रहा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, जैसे उल्टी हो रहा है, या अत्यधिक लार निकल रहा है, या दिल की धड़कन है, या चबाना है। मतलब कौन सी ऐसी क्रिया है जो इच्छा के अनुसार हो रहा है? तो क्या उल्टी आप चाहते हो कि उल्टी करें? नहीं, तो उल्टी नहीं कर रहे, दैट मींस ये अच्छी क्रिया है। और अत्यधिक लार निकल रहा है, जैसे मिर्चाई खा लिए उस समय पूरा सलाइवा निकल रहा है, चाह रहे हैं कि रोके लेकिन नहीं रुकेगा, वहां पे ऑटोमेटिक रिलीज हो रहा है वो, ठीक है। तो ये भी जो है कि अनैच्छिक क्रिया है, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। दिल की धड़कन नहीं रोक सकते, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया नहीं कौन है? तो चबाना। ये डिपेंड करता है कि हम मुंह चलाए कि नहीं चलाए, है कि नहीं। तो दैट मीन्स चबाना जो है ये जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब ऐच्छिक क्रिया है। पूछ रहा था कि कौन ऐच्छिक क्रिया है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो गर्भ की जो अवधि होता है, ठीक है, वो कहा जाता है कि 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ लगभग 10 दिन जो है यही डेट होता है। तो 9 मंथ 10 दिन अगर कैलकुलेट करें तो लगभग जो है 270 दिन आता है। तो ये जो 270 दिन है, ये अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले 12वां कितना हो जाएगा? 9 महीना हो जाएगा ना। तो दैट मीन्स 30 के हिसाब से अगर जोड़े तो 9 तिया 27, तो 270 प्लस 10, अच्छा लगभग मान के लिए
80 दिन 270, 9 × 27, 270 दिन, 9 महीना 270 दिन, 10 दिन लेके जोड़ना चाहिए, 290 होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो इसमें जो है लगभग 203 9 मंथ पूरा कंप्लीट अगर हम लोग देखें, दैट मीन्स 9 × 27 और प्लस हो गया 10। अच्छा, 3 के हिसाब से अगर 9 महीना के हिसाब से अगर लेके चले तो एवरेज जो है हमारा 270 ही आएगा। ठीक है, कोई कोई 28 भी हो गया, तो इस तरीके से अगर लगभग एवरेज जो लेके चले दैट में 270 ही चलेगा। इसको 270 ही सही जवाब होना चाहिए। ओके, एक मिनट पूरा कट गया, तो ये जो 270 है ये इसका जो है सही जवाब होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो गंगा एक्शन प्लान जो है वे 1985 में शुरू हुआ है, गंगा एक्शन प्लान। नेक्स्ट जो है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें हो रहा होता है, तो ये जो है इसे ईस्ट है, ईस्ट में हो रहा होता है मुकुलन। ईस्ट में क्या होता है कि इस तरीके का ईस्ट होता है, तो इसके जो ऊपर वाले हिस्से हैं यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके का पल्प निकलता है, इस तरीके का। ओके, इससे होकर के, और ये जो पल्प है धीरे धीरे ये जो है ग्रोथ कर लेता है, और ग्रोथ करके ये जो है पूरी तरह से ये अलग हो जाता है, यहाँ से टूट करके बाहर निकल जाता है। तो इस जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोल रहे होते हैं मुकुलन। और हाइड्रा में भी मुकुलन होता है, और साथ ही साथ जो है ईस्ट में भी होता है, तो मुकुलन द्वारा ये लोग जो है रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, सांस से संबंधित कौन सी बीमारी है, तो डायरिया। जी नहीं, डायरिया तो नहीं है। ठीक है, डायरिया में बहुत ज्यादा जो है ये एक तरह से समझे तो पेट की बीमारी है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है दस्त होता है इसमें। ठीक है, वोमिटिंग होता है इसमें। टीबी अगर बात करें, हाँ टीबी और निमोनिया ये जो है लंग्स से रिलेटेड बीमारी है, क्योंकि लंग्स में ही होती है। ठीक है, तो ये लंग्स से रिलेटेड बीमारी है दोनों, तो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते, तो किसका पाचन नहीं कर पाते, तो मनुष्य और सेलुलोज का। याद रखना है, सेलुलोज जो होता है वो हम लोग नहीं डाइजेस्ट करते, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मांसाहारी जीव हैं, खास करके शेर वगैरह जो है। ठीक है, शेर वगैरह हो गया, हम लोग तो थोड़ा बहुत लो लेवल का सेलुलोज जो है थोड़ा बहुत किसी तरह से पचा भी सकते हैं, लेकिन शेर वगैरह ये सब जो मांसाहारी है बिल्कुल नहीं पचा सकता। ठीक है, तो सेलुलोज जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रोटीन और वसा हम लोग पचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, कब जो है ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। ठीक है, तो हाइपरटेंशन के सिचुएशन में, हाइपरटेंशन कब होता है, जब बहुत ज्यादा रक्तचाप हो जाता है। तो जब बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन, ये है हाइपोटेंशन, थोड़ा सा ध्यान से देखिए अगर हम यहाँ पे, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है हाइपोटेंशन है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर थर्ड जो है वो हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन जो है ये ब्रेन हेमरेज होने की बीमारी है, क्योंकि ये अत्यधिक उच्च रक्तचाप हो जाता है। क्या हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो उच्च रक्तचाप जब हो जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी एकदम तेजी तेजी से जो है ब्लड फ्लो करेगा, ब्रेन का जो नस होता है वो फट जाता है। फटने के बाद जो वहीं पे पूरा जिस सिस्टम का जहां का ब्रेन का नस फटा वहीं सीधा सीधा ब्रेन हेमरेज होता है, उस पार्ट का पूरा ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, और इस तरीके से व्यक्ति की कोमा में चले जाते हैं, मृत्यु तक हो सकता है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है, कौन सा जो है इनमें से परजीवी पादप है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से हम लोग देखें तो हाँ थोड़ा सा सर्दी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें हम लोग तो जो कसकट्टा है जिसको हम लोग अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल जो पेड़वा पे रहता है, लतर लतर के रूप में रहता है, ये जो अमरबेल है ये परजीवी है। यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया, विषाणु, कवक, ये खुद पे डिपेंड होते हैं, तो इसको नहीं बोल सकते। तो हृदय से रक्त के संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो हृदय से रक्त को जो संपूर्ण शरीर में पंप करता है वो हमारा होता है निलय। अगर ध्यान से हम लोग देखें हार्ट को, तो हार्ट का जो चेम्बर है, ठीक है थोड़ा सा हम ऐसी बना रहे हैं, तो ये जो नीचे का जो चेम्बर है, ओके ये बीच का है सेप्टम वाला एरिया, और यहाँ से जो है इस तरीके से, तो अगर ये जो नीचे का जो चेम्बर है ये वाला यहाँ वाला, ठीक है जिसको हम लोग बोल रहे हैं राइट दाया निलय, और इधर का जो है बाया निलय, तो ये जो नीले वाला एरिया है यही जो है रक्त को शरीर से बाहर भेज रहा होता है। तो अगर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो निलय होगा। आलिंद जो है इसको ग्रहण कर रहा होता है, इधर से और इधर से ग्रहण कर रहा होता है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है, इधर से प्योर ब्लड आता है, मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। तो इस तरीके से जो है ये रक्त जो है शरीर से बाहर भेजा जाता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में कौन सा विधि होता है, अभी बता रहे थे कि हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है, क्योंकि मुकुलन ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है, कि एक तरह का जो है वहां पे बर्ड फॉर्मेशन होता है, और बर्ड फॉर्म होकर के जो है हाइड्रा इस तरीके का दिख रहा होता है, कुछ ऐसा
फिर ये क्या होता है कि यहाँ से एक स्ट्रक्चर टाइप के निकलता है, फिर धीरे धीरे जो है ये स्ट्रक्चर ऐसे ग्रो होने लगता है, फिर हाइड्रा को छोड़ के क्या हो जाता है, हट जाता है बाहर, ये बाहर निकल जाता है। अब इस तरीके से जो है नया हाइड्रा का फॉर्मेशन ऐसे कर लेता है इस तरीके से। तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं हम लोग मुकुलन। तो मुकुलन विधि से जो है हाइड्रा, अच्छा हाइड्रा में एक और विधि होता है, अगर ये हाइड्रा टूट जाए, कट जाए ऐसे करके आधा आधा, तो आधा आधा अगर कट जाएगा तो रीजनरेट कर सकता है हाइड्रा, कि जो कटा हुआ भाग है अगेन एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा, और नीचे वाला कटा हुआ भाग भी हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है, बहुत सारा हाइड्रा ऐसा भी होता है जो रीजनरेट कर सकता है। जनन संचारित रोग, जनन संचारित रोग, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये तीनों के तीनों जनन संचारित रोग है। ये जो एड्स होता है ये वायरस के थ्रू होता है, ये वायरस से रोग होता है, और ये जो है सिफिलिस और गोनोरिया जो बैक्टीरिया जनित रोग है, ठीक है, यदि फंगस जनित रोग है, फंगस से होता है, ये फंगस से होने वाला बीमारी है। तो ये भी जो है खास करके ये जनन संचारित रोग है, बिकॉज क्योंकि ये क्या होता है कि ये जो वेजाइना होता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, योनि, ठीक है, जो फीमेल की जो योनि होती है उस योनि में बीमारी होती है सिफिलिस और गोनोरिया, तो ये भी जनन द्वारा संचारित हो सकती है। और एड्स तो जनन संचारित है बिकॉज ये जो है रक्त के संचार से एक दूसरे में फैलता है, जो कि संभोग के दौरान जो है एड्स जो है फैल सकता है। तो ये सभी जितने भी रोग हैं, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सभी जो है जनन से संचारित किए जा सकते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन जो है इनमें से सभी करेक्ट ऑप्शन, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, सब के सब सही है, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, सब के सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो अगर देखा जाए बाह्य दलपुंज है। दलपुंज जो है, दलपुंज मतलब पंखुड़ी हो गया, तो पंखुड़ी का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो दिस इज बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज सबसे बाहरी भाग है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। अब दो तरह की चीज है, ध्यान से समझना है। ब्लड में जो होता है एक एंटीजन होता है कि एंटीबॉडी होता है, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, अब एंटीजन जो है, एंटीजन के आधार पे हम लोग ब्लड ग्रुप का नामकरण करते हैं, ठीक है। तो अगर जिस ब्लड में अगर एंटीजन ए टाइप का अगर है, एंटीजन ए है तो उसको बोलते हैं ए, और अगर दोनों है तो ए बी, और अगर बी है तो बी, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं उसको बोलते हैं ओ। बट एंटीबॉडी उल्टा होता है। एंटीबॉडी क्या होता है, अगर एंटीजन ए है तो इसमें एंटीबॉडी ए नहीं होगा, एंटीबॉडी बी होगा। वैसे ही अगर ए बी है, ठीक है, ए बी एंटीजन है, दोनों अगर मौजूद है, इसमें से दोनों में से कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा। अगर बी एंटीजन है तो इसमें ए एंटीबॉडी होगा, और अगर इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो इसमें दोनों एंटीबॉडी होगा। तो इस तरीके से जो ब्लड है वो बन रहा होता है। तो अगर ध्यान से देखें तो कह रहा है कि इसमें समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी पूछ रहा है कि कौन सा एंटीबॉडी है, तो ए में कौन सा एंटीबॉडी होगा, बी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्न में से कौन नहीं नियंत्रित करता, ठीक है। तो ग्लूकोज की मात्रा कौन नहीं नियंत्रित करता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है हमारे शरीर में ज्यादा चीनी खा लेते हैं, शुगर खा लेते हैं, तो वो क्या करता है उस लेवल को जो है पचाने का काम कर रहा था। इंसुलिन हार्मोन जो कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, ये अग्नाशय से रिलीज हो रहा है, अग्नाशय से रिलीज हो रहा है, ठीक है, पेनक्रियाज जिसको बोल रहे होते हैं। तो यहीं से जो एक और हार्मोन निकलता है ग्लूकॉन, वहीं से सेम जगह से निकल रहा होता है, बीटा और गामा सेल, वहां पे कुछ सेल है जो उसको रिलीज करा रहा होता है, और जो सोमेटोसिन है ये सब रिलीज हो रहा होता है। तो ये सब ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा होता है, बट गैस्ट्रीन जो है वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन नहीं करता है। तो डेट मीन्स कि अगर कह रहा है कि कौन सा ग्लूकोज को नियंत्रण नहीं करता है, तो नहीं करने वाला जो है हमारा आंसर जो होगा, राइट आंसर, वो गैस्ट्रीन होगा। गैस्ट्रीन ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं करता है। नेक्स्ट अगर देखें तो पादप वृद्धि हार्मोन कौन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन में अगर ध्यान से देखें तो इंसुलिन और थायरॉक्सिन तो ऐसे ही हट जाएगा, अब एड्रेलिन ये सब मानव वाला हार्मोन है, और सिर्फ कौन बचेगा, जिबेरलिन्स, क्योंकि ये सब तो पादप का हार्मोन ही नहीं है, ये सब मानव हार्मोन है। तो सिर्फ यहाँ पे जो ऑप्शन है वो जिबेरलिन होगा। हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है, हार्मोन अंतःस्रावित ग्रंथियों स्रावित होता है, बहिस्रावित से होता है, नालिका से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। दो तरीके की ग्रंथियां होते हैं, एक अंतःस्रावी, एक बाह्यस्रावी। बाह्यस्रावी ग्रंथियों से जो है क्या निकल रहा होता है, हमारे कुछ जूसेज निकल रहे होते हैं, जैसे पाचक रस निकल रहा होता है बाह्यस्रावी ग्रंथियां से, लार निकल रहा होता है, तो ये सब चीजें बाह्यस्रावी ग्रंथियां से निकलता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां से हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। हार्मोन डायरेक्ट जो है ब्लड वेसल्स में रिलीज होता है, इसीलिए जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियां से रिलीज होता है। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है,
तो मनुष्य के जो मुख्य गुहा है वहां पर जो है 3 जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है, यहाँ पर ध्यान देना है कि 3 जोड़ा होता है लार ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एंड्रोजेम, एंड्रोजेम क्या है? तो